इन चारों मॉड्यूल्स में आपको 6.5 बैंड्स चाहिए मिनिमम। हो जाता है ना, लड़की के आगे भी नर्वस हो जाता है ना। ये सबसे बड़ा रिस्की पार्ट मैंने आपको बता दिया। देन राइटिंग 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 राइटिंग। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड मी एज वेल। ये है सेकंड पार्ट इंडिया टू कनाडा की जर्नी का। सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो कि हाँ कि हमने कनाडा का वीज़ा के लिए क्या क्या कैसे अप्लाई करना है। सो मैंने लास्ट वीडियो में अपने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स बता दी थी। ऑल वी नीड इज क्लास 10th एंड 12th सर्टिफिकेट रिजल्ट्स एंड माइग्रेशन एंड टीसी एंड ऑल जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एंड देन द आइल्स एग्ज़ाम। सो अभी हम फर्स्ट स्टेप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। So the first step is IELTS exam. We have to prepare for IELTS and we are required to get around 6.5 bands, minimum 6.5 bands in all the that courses which are listening, speaking, writing and reading. इन चारों मॉड्यूल्स में आपको 6.5 बैंड्स चाहिए मिनिमम, एंड ओवरऑल आपके 6.5 बन जाएंगे। एक में भी अगर 6.5 से कम हुए सो दिक्कत आती है वीज़ा में, चांसेस कम हो जाते हैं वीज़ा के। सो बताने वाला हूँ कि आपको आइल्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे बुक करना है, कैसे दे के आना है, एंड कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। एंड गोना शेयर माई एक्सपीरियंस कि मेरा एक्सपीरियंस में कैसा था, आइल्स क्या हुआ था मेरे साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की वीडियो में मैं बताता हूँ। तो आई जस्ट स्टार्टेड प्लानिंग फॉर आइल्स इन द स्टार्ट ऑफ अ मंथ। अगस्त से सितंबर में मैंने सोचा था कि हाँ मैं आइल्स देना शुरू करता हूँ। सो द वेरी फर्स्ट डे, पहले ही महीने का पहले ही दिन था। सो मैंने उसी दिन, जिस दिन मैंने सोचा कि हाँ मैं चलो आइल्स देता हूँ, ट्राई देता हूँ, आगे देखेंगे बैंड आ गए फिर आगे प्रोसीड करेंगे। सो मैंने उसको बुक किया ऑनलाइन। इट कॉस्टेड मी अराउंड 15,000 रुपीज़, 14,800 अप्रॉक्स। सो आपके अराउंड 15,000 हो गए होंगे, 200 रुपये बढ़ाते रहते हैं। सो मेरे अगर फ्रेंड ने दिया था एक बार, उसने 1400 400 दिए थे, मैंने 800 दिए, अब 1500 हो गए, 15,000 हो गए होंगे। सो बुक करना है। अब आपको बुक कैसे करना है, अब आप पहले प्रिपेयर करो फिर बुक करो। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, हमेशा ये करते हैं गलती। कब भी ये गलती नहीं करनी भाई। जो एजेंट्स के पास जाकर कोचिंग लेते हैं ना, वो एजेंट कहते हैं भाई तुम पहले कोचिंग ले लो, प्रिपेयर कर लो, फिर आपका वक्त बर्बाद करते हैं। आप मान लो आप अगर थोड़े वीक भी हो, आप 2-3 महीने उनके बाद कोचिंग ले रहे हो। जब 3 महीने बाद कोचिंग हो जाएगी, आप पक्के हो जाओगे ना, फिर सोचेंगे चलो यार आइल्स का एग्ज़ाम बुक करते हैं। भाई उसमें 1.5 महीने की बुकिंग होती है, 1.5 महीने की होती है। तो मेरे को भी किसी ने नहीं बताया था कि आइल्स ऐसे करते हैं, बुक वैसे करते हैं। मैंने भी डर डर के खुद ही करा था। सो आपको क्या करना है, जब आपको अपनी प्रिपरेशन लगने लगे ना, हाँ महीना और लगेगा मैं पक्का हो जाऊँगा, तो भाई 1 महीना पहले ही बुक कर लो। अब आप सोचो मैं पहले प्रिपेयर कर लूँ फिर मैं सोचूंगा मैं बुक करूँगा, भाई वो बेकार है। आपका टाइम निकलता जाएगा और कनाडा में फिर आपका वो बीच में क्या आता है, गैप आ जाएगा। गैप इतना मैटर, 1 साल का गैप कोई मैटर नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें भी पता है कि हाँ वीज़ा प्रोसेस बहुत लंबा चल रहा था, कॉम्प्लेक्स चल रहा था मेरे टाइम पे भी। 3-3 महीने की उनका वो था प्रोसेसिंग टाइम, 3-3 4-4 महीने, 4 महीने बाद वीज़ा आया था। सो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। हाँ आइल्स का एग्ज़ाम बुक कर लिया, आइल्स का एग्ज़ाम बुक कर लो। मैंने 20 डेज़ बाद का डेट मिल रही थी, मैंने वो बुक कर ली थी, क्योंकि मेरे को पता था मेरे को 20-21 दिन लगेंगे, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा था। मेरे को कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं इंग्लिश का आइल्स क्लियर कर लूँगा आराम से। सो मैंने खुद ही घर पे बैठ के पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ो, यूट्यूब जिंदाबाद। नहीं तो जब आप आइल्स का एग्ज़ाम बुक करोगे तो आइल्स वाले तीसरे चौथे दिन ही घर पे बुक भेज देते हैं, अपनी कैम्ब्रिज की बुक भेजते हैं। मैं फ़ोटो डाल दूँगा ऑनलाइन से लेके, वो वाली बुक आती है। सो बुक के पीछे एक कोड लिखा होता है, जब उनकी वेबसाइट पर वो कोड डाल दोगे आपको उनकी पूरी आपकी एक आईडी का एक्सेस मिल जाएगा। वहाँ पे अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं ऑनलाइन, सो वो आप कर लेना। सो वो मैंने बुक किया, देन आई प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब प्रिपरेशन के बाद जब आप अपीयर करोगे एग्ज़ाम देने के लिए, मीन्स द डे ऑफ द एग्ज़ाम, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे। सो मेरी एग्ज़ाम की डेट थी 27th और 28th ऑफ द मंथ। अब 2 तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं जब आप बुक करते हो, कंप्यूटर डिलीवर्ड एंड पेन एंड पेपर बेस्ड। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस पेन एंड पेपर बेस्ड सेलेक्ट करना। मैंने कंप्यूटर डिलीवर्ड करा था, बेवकूफ़ी करी, नंबर कम आए। नंबर भी कम क्यों आए वो भी बताता हूँ मैं। कंप्यूटर डिलीवर्ड और पेन एंड पेपर बेस्ड में फ़र्क क्या है, सब कुछ आपको कंप्यूटर पे होगा। स्पीकिंग तो इन पर्सन ही होती है, आप स्पीकिंग नहीं सोचो हेडफोन लगा के आपको होगा, ऐसे नहीं होता। स्पीकिंग जो होगा आप आमने सामने, एक छोटा सा कैबिन होता है, कैबिन के अंदर सामने लिसनर बैठी होती है, हमें बस स्पीकिंग करनी होती है। वो जो पूछती है उसको हमें रिस्पॉन्ड करना होता है। उसमें भी 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन, सेकंड इज़ क्यू कार्ड, थर्ड इज़ क्यू कार्ड के बेसिस पे वो एक्स्ट्रा
क्वेश्चंस पूछेगी, तो ऐसे होता है। स्पीकिंग इन पर्सन होती है, कंप्यूटर डिलीवर्ड लो या पेन एंड पेपर बेस्ड। द लेफ्ट ओवर 3 मॉड्यूल्स आर राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। ये डिपेंड करती हैं कि आप कौन सा सेलेक्ट करते हो। सो मेरी राइटिंग बहुत पुअर थी, मैंने सोचा कि कंप्यूटर बेस्ड ले लेता हूँ, कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स। ओके, कंप्यूटर भी घर का नहीं होता, ये भी बात ध्यान रखना, आपको वहाँ पे अपेयर करना, उनके कंप्यूटर पे होगा, ठीक है। मेरे को ये डाउट था कि घर पे आईडी पासवर्ड आएगा, मैं घर पे मज़े से कर लूँगा, ऐसे नहीं होता, वहीं जाके देना, ठीक है। और द सेकेंड थिंग इज़ कंप्यूटर डिलीवर्ड बेकार क्यों है, मेरे अकॉर्डिंग नंबर मेरे कम क्यों आए। आई गॉट 7 बैंड्स, पहले बता दिया था। सो मेरे को 7 से अच्छे, मेरे को तो ये उम्मीद 8 आ जाएंगे, हवा में उड़ रहा था मैं, ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन आने को इससे अच्छे आ सकते थे, क्यों नहीं आए वो मैं बताता हूँ। जब आप कंप्यूटर डिलीवर्ड देने जाते हो टेस्ट, सो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर आधे से ज़्यादा आंसर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके रॉन्ग है ये करेक्ट कर देता है। मान लो अगर आपने किसी चीज़ के आगे प्लूरल लगा दिया, वर्ड की जगह वर्ड्स लगा दिया, क्योंकि आप लिसनिंग कर रहे हो। सो लिसनिंग या रीडिंग में कुछ भी होता है, आप एक लेटर गलती से अगर टाइप भी हो जाता है ना, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसे गलत कर देता है। ये अगर इन पर्सन होता, अब वो नहीं पता इन पर्सन में करते नहीं करते, बट आई हैव एक्सपीरियंस, इन पर्सन में उनके लोगों के नंबर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जब वो छोटी मोटी गलती होती है ना, वो समझ जाते हैं, या हमारी वर्डिंग वो समझ जाते हैं कि हाँ बंदा आंसर सही लिख रहा है, तो वो कभी कभार वो नंबर मिल भी जाते हैं। कंप्यूटर डिलीवरी में आपको कंप्यूटर खुद ही रिजेक्ट कर देता है 1 सेकंड में। सही आंसर हो, आप एकदम सही जा रहे हो, सब कुछ सही लिख दिया, कहीं स्पेस देना भूल गए, वो 2 वर्ड्स अटैच्ड हो गए, सो वो गलत। तो भाई मेरे को लग रहा है मेरे नंबर बहुत ज़्यादा इसमें कटे हैं। आई गॉट 6 इन स्पीकिंग एंड 7 इन ऑल ऑफ देम, नहीं 6.5 इन स्पीकिंग एंड 7 इन अदर 3। सो राइटिंग, स्पीकिंग एंड उसमें राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। सो अब मैं एक एक मॉड्यूल बताता हूँ कि एक एक मॉड्यूल में क्या क्या होता है। मेरे साथ एक दिक्कत ये हो गई थी भाई, मैं पहले बता दिया, पेन एंड पेपर बेस्ड ही लेना, कंप्यूटर डिलीवर्ड मत लेना। अगर राइटिंग अच्छी है, अच्छी नहीं है, कंप्यूटर डिलीवर्ड ले लो, बट मेरे अकॉर्डिंग पेन एंड पेपर बेस्ड लेना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़, हाँ हर मॉड्यूल में क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे और क्या क्या होता है हर मॉड्यूल में। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो आयल्स तो थोड़ा सा ब्रीफ हो जाएगा, थोड़ा सा आपको इंट्रो मिल जाएगा कि हाँ इस मॉड्यूल में क्या होता है, क्योंकि बहुतों को पता नहीं है इसमें क्या होता है। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद स्पीकिंग। स्पीकिंग में क्या होगा, व्हेन यू एंटर द आयल्स बिल्डिंग, आपके एक टाइम शेड्यूल होगा 2 से 3 का या 3 से 4 का, मेरा 2 से 3 का था, मेरे को याद है। सो मैं पहुँचा, वो वहाँ पे आपको ना सारा सामान, घड़ी, फ़ोन वोन सब रखना होता है, कुछ भी अलाउड नहीं होता अंदर। बस फिर आप जाओगे रिसेप्शन पे, वो आपका पासपोर्ट लेंगे, आपको वेरीफाई करेंगे, फिंगरप्रिंट्स लेंगे, ठीक है। जो अपीयर हुआ है, जिसने बुक किया था वही अपीयर हुआ है वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए, आपकी फ़ोटो होगी। फ़ोटो होने के बाद देन वहाँ पे अलग अलग कैबिन्स होते हैं, अलग अलग स्पीकिंग चल रहे होते हैं लोगों के। सो मेरे को वो कैबिन में लेके गई, गेट खोलेंगे, आपको अंदर बिठाएंगे, बहुत छोटा सा कैबिन होता है, मतलब इतना सा ज़रा सा होता है, एक वो बैठी है, बीच में ज़रा सा टेबल है और इस साइड मैं बैठा हूँ, बस दैट्स इट। सो अंदर घुसते ही वो क्या करेगी, रिकॉर्डर सामने पड़ा होता है, रिकॉर्डर ऑन कर देती है अंदर घुसते ही, जैसे ही वो बोलेगी भी नहीं बैठने को, पहले रिकॉर्डर ऑन करेगी, हैव अ सीट, ये है, ठीक है। एक एक लिप सिंग, एक एक वर्ड रिकॉर्ड होता है। सो दोनों तरफ कैमरे लगे होते हैं, दोनों के फेसेस दिख रहे होते हैं। तो भाई चालाकी बिल्कुल नहीं चलती है इसमें, कोई सोचे कि हाँ पैसे पूसे देके हो जाता काम या कुछ हो जाता है, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट। भाई बंदा नर्वस हो जाता है, कल्ले रूम में बैठा है, रिकॉर्डर चल रहा है, वो बहुत प्रोफेशनल लग रही है, देखते ही प्रोफेशनल लग रही थी, बंदा वहाँ नर्वस हो जाता है। मैं बोलने को इतना बोलता हूँ यूट्यूब पे देख, कैमरे में इतना बोल देता हूँ मैं, लेकिन बंदा हो जाता है ना, लड़की के आगे भी नर्वस हो जाता है ना वैसे ही किसी प्रोफेशनल या इंटरव्यू के आगे जाओ तो बंदा हो जाता है नर्वस। मैं नर्वस हो गया, उसने बोला हैव अ सीट, मैं इतना मज़े में जा रहा था, ठीक है बैठा। देन शी विल आस्क फॉर योर पासपोर्ट, योर आईडी एंड फॉर योर नेम, आपका नेम पूछेगी, आपकी हॉबीज़ पूछेंगी, नॉर्मल इंट्रोडक्शन, हॉबी क्या है, खाने में क्या, कौन सी डिशेस पसंद है, फैमिली में कौन कौन है, आपने 12th में स्ट्रीम कौन सी ली थी, मेरे से ये पूछा, 12th में स्ट्रीम कौन सी ली थी, फैमिली ने बोला था ये वाली स्ट्रीम लेने को, अपनी मर्ज़ी से ली थी, ये ली थी, वो ली थी। भाई सुनो, अगर दिमाग से जवाब दोगे ना किसी भी चीज़ का, वो 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 बार इंटरव्यू दे के आया, 2 जॉब्स पे। कभी भी दिमाग से जवाब मत दो, दिल से दो, जो है ना सच सच मुँह से बोल दो। मान लो कि उसने मेरे से पूछा क्लास 12th में आपने कॉमर्स और मैथ्स के लिए, मैंने कहा आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन। ऑब्वियस है भाई, मेरे को एसएसटी और हिंदी में इतना गुस्सा आता था, एसएसटी हिंदी मेरे से होती नहीं थी। साइंस मेरे को पसंद थी लेकिन बायो नहीं करनी थी, और साइंस स्ट्रीम में मेरे को मतलब इंटरेस्ट मेरा फाइनेंस में था। सो ऑब्वियस है एसएसटी भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, फाइनेंस में जाना तो ऑब्वियस है कॉमर्स विद मैथ्स। तो मैंने उसे कहा मेरे को थ्योरेटिकल पसंद नहीं है, रट्टेबाजी मेरे को पसंद नहीं आती, और पता नहीं मैंने क्या बोला था इंग्लिश में, रट्टेबाजी को क्या बोलते हैं,
याद नहीं आ रहा। सो मैंने कहा रट्टेबाजी मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को प्रैक्टिकली चीज़ पसंद है, लाइक मैथ्स हो गई और अपनी बिजनेस स्टडीज़ अकाउंट्स हो गई। मैंने कहा मेरे को फाइनेंस और प्रैक्टिकल चीज़ें पसंद है, तो मैंने इसलिए कॉमर्स एंड मैथ्स लिया। ये अगर आप बातें घुमा के कहोगे कि हाँ मेरे को पसंद थी कॉमर्स एंड मैथ्स, मेरा मन था, भाई ऐसे नहीं चलता। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपने दिल से बोलोगे। जो बात सच सच है बोल दो, ये नहीं कि बकवास मारने लग जाओ, जो इतना दिल में आए इतने भी मत खुल जाना, ठीक है। ऐसे मैं भाई हर जगह जहाँ पे होता है दिल से बोल देता हूँ, जो होता है सच बोल दो। फिर फैमिली में पूछते हैं, फैमिली में मेरे फादर हैं, मदर हैं, भाई है, ऐसे है वैसे हैं, जो पूछेगी बोल दो। फिर वो आपको देगी क्यू कार्ड, वहाँ पे भाई ख़त्म, टाटा बाय बाय। नहीं भाई मुश्किल होता है वो, मैं आपको बताता हूँ। ऑन द स्पॉट क्यू कार्ड देगी, आपको बोलेगी आर यू रेडी फॉर द क्यू कार्ड, येस। उधर टाइमर ऑन करेगी, पहले टाइमर ऑन करती है फिर देती है, पहले दे दे 1 सेकेंड, टाइमर ऑन करेगी फिर देगी, हियर इज़ योर क्यू कार्ड, यू हैव 1 मिनट टू प्रिपेयर फॉर इट, हियर इज़ योर पेपर एंड पेन, यू कैन मेक नोट्स ऑन इट। पूरे इंस्ट्रक्शन देती है अच्छी तरह। कुछ नहीं है, क्यू कार्ड मेरा पता नहीं इतना अजीब सा था यार, इतना अजीब सा, मेरे को याद ही नहीं है कि एम्प्लॉयज़ को, कंपनी को लेके था कि आप एम्प्लॉय हो, आप एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे करोगे डीमोटिवेट, उनका फुल्ली पोटेंशियल, हाँ यही था, फुल्ली पोटेंशियल कैसे निकालोगे, उनकी पोटेंशियल को कैसे जज करोगे और अपनी कंपनी उन्हें एफिशिएंट कैसे बनाओगे, ये वो ऐसे करके था। सो मैंने भाई 30 सेकंड तो देखने में लगा दिए, 30 सेकंड में पॉइंट्स लिखे, टाइम इज़ अप ऐसे बोल देगी, आपसे क्यू कार्ड वापसी ले लेगी, या क्यू कार्ड नहीं लिया था, शायद नहीं लिया था, बोलो। तो नाउ यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग। अब उस पर आपको ऑन द स्पॉट बोलना है 2.5 मिनट तक, 2.5 से 3 मिनट तक, या तो वो रोक दे या तो आप खुद रुक जाओ, नहीं है तो मैं भाई खुद रुक गया था। लोग कहते हैं ना कि भाई बोलते रहो जब तक वो ना रोके, इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं रुक गया था, शायद इसलिए भी मेरे नंबर कम आए हैं। तो बोलते रहो, मेरे पे कुछ बोलने को था नहीं, बोला मैंने बहुत कुछ बोला, 1-1.5 मिनट तक बोलता रहा मैं, अच्छा बोला। और वो सामने से ना आपको मोटिवेट करती है, मेरी वाली तो अच्छी थी, मेरे हर जवाब पे ना कैमरा रिकॉर्डर चल रहा था, कैमरा थोड़ी चल रहा, कैमरा तो ऊपर चल रहा है चलो, वो ना आपके हर जवाब पे ना आपको मोटिवेट करती है ऐसे, हाँ करके ना, आप सही जा रहे हो, या ऐसे शक्ल बना लेगी, तो आपको वो हर चीज़ में मोटिवेट करती है। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम प्रोफेशनल नहीं होती, थोड़ा नर्वस बंदा हो जाता है, लेकिन हाँ मेरी वाली अच्छी थी, मोटिवेट कर रही थी मेरे को, हर जवाब मेरे हर आंसर्स पे मेरे को ऐसे कर रही थी, तो मैं मोटिवेट हो रहा था कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ। सो वो पूरा आप 1.5 मिनट तक बोलो। 1.5 मिनट के बोलने के बाद तो आपसे उसके ऊपर क्वेश्चंस पुट अप करेगी, दैट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ स्पीकिंग। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड इज़ क्यू कार्ड, नाउ थर्ड वन वो आंसर क्वेश्चंस पूछेगी, आपको वो आंसर्स करने हैं। भाई मैं उसमें सबसे ज़्यादा ख़राब दिया मैंने, मेरे को पता है वो, मैंने बाहर आती बोलते थे मेरा स्पीकिंग गंदा गया। मतलब उसने क्वेश्चन पूछा, पहला क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर मैंने दिया, उन्होंने सेकंड क्वेश्चन सेम पूछा, मेरे को उसका जवाब नहीं था, लेकिन मैं चुप नहीं हो सकता था, जो मैंने पहले का आंसर दिया था ना उसे ही मॉडिफाई करके दे दिया आंसर। वो समझ गई थी, उसने शक्ल बनानी शुरू कर दी थी, मेरे को पता था, लेकिन हमने चुप नहीं होना, हमने ऐसे चुप नहीं बैठना, क्योंकि मेरे को सेकंड क्वेश्चन समझ नहीं आया था। तीसरा पूछा, तीसरे का भी मेरे को ढंग से जवाब नहीं आ रहा, मैंने फिर उसकी खिचड़ी पकाई, पहले और दूसरे आंसर की मिला के फिर उसे तीसरे का बोला। मतलब एक ही बात को ना मैं हर आंसर में खींच रहा था, और वो समझ गई थी। और रिपीटेशन इतनी ज़्यादा आ रही थी, जब रिपीटेशन आएगी, रिपीट नहीं करने कोई वर्ड्स, आई यूज़ टू, आई मे बी, बिकॉज, ये सब वर्ड्स रिपीट नहीं करने, द फर्स्ट रूल, ठीक है। मैं रिपीट नहीं कर रहा था, बट मेरे आंसर्स कॉमन थे, तो वो समझ गई थी और शक्लें बनानी शुरू कर दी थी, उसकी वजह से मेरे 6.5 बैंड रह गए उसमें, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, ऐसे स्पीकिंग हो जाएगी, फिर आपको कहेगी ओके थैंक यू सो मच, ये वो, ठीक है, जाओ बाहर जाओ। भाई मेरे को स्पीकिंग सुबह की दे दी 2 बजे की, और लिसनिंग रीडिंग राइटिंग दोपहर की दे दी, दोपहर के 5 बजे तक। मैं रजौरी गार्डन वाली ब्रांच में गया था दिल्ली की, सो वहाँ पे अब मेरे को किसी के घर वेट करना पड़ा, हम गए, फिर वहाँ जाके बैठे, फिर वहाँ से मैं वापसी आया 5 बजे, पास में ही थे वो रहते थे, सो मैं वापसी आया। वापसी आने के बाद मैं गया तीनों देने, कंप्यूटर डिलीवर्ड होता है, जाके आपको दिखाएंगे। पहले एक वीडियो दिखाते हैं, एक रूम में बहुत से 15-20 जने बैठे होते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो में उसमें बताते हैं लिसनिंग ऐसे करनी है, रीडिंग राइटिंग। भाई अब आया लिसनिंग में झोल क्या भाई, लिसनिंग में सुनोगे, सामने क्वेश्चन होते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, कैसे पता चलेगा किसका आंसर हमने सुनना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, क्वेश्चन का ना एक मेन जो वर्ड है, जो हमने उनसे लिंक करना है वीडियो में, वही ध्यान रखो, ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन। ये भी चीज़ कोचिंग जब लोगे या पढ़ोगे तब समझ आएगी।
ठीक है, पढ़ लिया। देन यू हैव टू स्टार्ट कि जब वो स्टार्ट हो जाएगा, बोलना शुरू हो जाएगा, तो बोलेगा ना, एक भी अगर आंसर बीच में मिस हो गया, आप उसी को सुनने की कोशिश कर रहे हो। मेरे साथ यही हुआ है, मेरे से 2 से 3 आंसर छूट गए थे। ये भी गुस्सा आया मेरे को। मैं भाई आराम से आंखें बंद करके सुन रहा हूँ, तो सुनते हुए क्या होता है कि मैं सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन का आंसर आएगा, और वो निकल गया। अगला आंसर आ गया, वो भी निकल गया। जब तीसरा आंसर आया तब मेरे को पता लगा अबे ये तो नीचे तक आ गया, ऊपर के 2 तो आंसर निकल गए, और वो रिपीट नहीं करती, मतलब जो आपकी लिसनिंग होगी वो रिपीट नहीं होगी। फिर वो 2 आंसर्स मेरे छूट गए। फिर जब मेरे को पता लगा ना, अच्छा ये तीसरे तक आ गई है बोलने पे आंसर, फिर मैंने तीसरे का आंसर दिया। भाई बहुत मुश्किल होता है, लोग सोचते हैं आसान होता है, आसान नहीं होता। उनके जो एक्सेंट्स होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन एकदम कैनेडियन एक्सेंट नहीं होते। जो हमारे प्रोफेसर यहाँ के बोलते हैं ना, बहुत टेढ़े होते हैं एक्सेंट्स, आधी बातें ना समझ नहीं आएंगी। तो यहाँ पे भी आगे दिक्कत होती है, लोग सोचते हैं कि इंग्लिश नहीं बोलनी होती। प्रोफेसर्स बहुत अच्छा एक्सेंट्स बोलते हैं, एकदम प्रॉपर कैनेडियंस होते हैं। ठीक है, लिसनिंग में ऐसे है। सबसे बड़ा रिस्की पार्ट मैंने आपको बता दिया। कभी भी ये नहीं सोचना कि आंसर आएगा, लेकिन अगले पे भी ध्यान रखना है, कहीं वो गलती से मिस हो गया तो अगला भी मिस हो जाता। यार 1 मिनट, पानी बॉटल के साथ रखा हुआ फ़ोन। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग, रीडिंग आती है। रीडिंग मुश्किल है, रीडिंग के लिए बहुत प्रिपेयर करके जाना। हर किसी के लिए मुश्किल नहीं होती, मैं बता रहा हूँ कि हाँ, हमने जो स्कूल्स में पढ़ा है ना, हम इंग्लिश के पेपरों में आता था ना अनसीन पैसेज करके आता था, अनसीन पैसेज ही आता, उससे 10 गुना मुश्किल है। सो हल्के में मत लेके आना, मैंने बहुत प्रिपेयर करा उसके लिए। सो उसमें हेडिंग्स मैच करनी होती हैं। हेडिंग्स इतनी कॉमन होती है ना, लगता है एक ही हेडिंग सबकी सेम है, फिर करके दिखाओ फिर मैं मानूंगा। फिर भाई हेडिंग के लिए प्रिपरेशन हर किसी के लिए चाहिए यार, पढ़ के जाना है, ऑब्वियस है, तो आपको आ जाएगा। मैंने पढ़ा, मेरे को आ गया। ठीक है, रीडिंग हो गया। देन राइटिंग। मेरे इंग्लिश वाले सर भी जानते हैं, सागर भैया, भाई मैं राइटिंग में कितना बुरा था, बहुत बुरा। मेरे को कंटेंट ही नहीं आता था, लेकिन वहाँ पे मेरे दिमाग में कंटेंट आ गया। आई रोट अराउंड 250 वर्ड्स, 350 वर्ड्स, 2 आते हैं टॉपिक्स अलग अलग, 250, 300, 350 वर्ड लिखे दोनों में। अच्छा करके आया, 7 बैंड्स आ गए। और मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, जब पेपर दे के आया, मम्मी 8 बैंड आ जाएंगे, 7.5 8 बैंड। भाई फिर मैं जिम में बैठा था एक दिन, जिम की ट्रेड में साइकिल चला रहा, फ़ोन सामने रखा था, तो मैसेज आया, योर आईएलटीएस रिजल्ट इज दिस। मैं कहा यार, फिर मैं घर भागा। मेरे को याद है, मेरे से रुका ही नहीं जा रहा था, छलांगे मार रहा था कि मैं पास हो गया। पास तो हो ही जाना था, इतनी तो उम्मीद थी, लेकिन एटलीस्ट मैं फेल तो नहीं हुआ। कुछ नहीं पता ओवर कॉन्फिडेंट का। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर आईएलटीएस एंड